हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब ठीक होंगे और पढ़ते रहे होंगे। बच्चों, क्या आप लोग को पता है दुनिया ख़त्म होने वाली है। हाँ मैम, क्या बोल रही, एकदम बच्चों दुनिया ख़त्म होने वाली है। या तो आग से ख़त्म हो जाएगी या तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए इसी तरह की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम लेके आ गई हूँ जिसका नाम है फायर एंड आइस, जो कि मैं आप लोग को ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि मैंने क्लास 10 की अ लेटर टू गॉड, अ डस्ट ऑफ स्नो, इन दोनों के लिए मैंने वीडियोस बना दिए हैं। प्लीज़ आप लोग जाके उसे ज़रूर देखें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो बच्चों, जैसे कि मैंने बोला दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो इस पोएम में बच्चों पोएट हमें फायर यानी कि कैसे लालच से फायर को पोएट ने लालच के रूप में दिखाया है इस पोएम में, और आइस को नफ़रत के रूप में। तो या तो अगर हम लोग एक्सेसिव लालच करें या एक्सेसिव नफ़रत करें तो ऐसे करते करते धीरे धीरे दुनिया ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो ये दोनों ही चीज़ अपने आप में बहुत ही ख़राब है, और अगर इसको सही समय पे ठीक नहीं किया गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ भी नहीं बचेगा। तो चलिए आइए इसी कंसेप्ट पे बेस करके आज हम लोग ये पोएम स्टार्ट करते हैं, फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। तो बच्चों, कहने का मतलब है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत आग से होगा। मतलब यहाँ फायर का अर्थ सिर्फ आग नहीं है बच्चों, बल्कि लालच, इच्छा यानी गुस्सा और वासना जैसी भावनाएं भी हैं। सम से इन आइस मतलब कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत बर्फ़ से होगा। यहाँ आइस सिर्फ बर्फ़ नहीं है बल्कि नफ़रत, बेरुखी, ठंडापन, संवेदनशीलता भी है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन पोएट कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इच्छाओं का अनुभव किया है। कहने का मतलब कवि कहते हैं कि उन्होंने लोगों की इच्छाओं और लालच को करीब से देखा है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, इसीलिए मैं उन लोगों के से सहमत हूँ जो कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। मतलब पोएट ये बोलते हैं कि मनुष्य की अत्यधिक इच्छाएं और लालच विनाश का कारण बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हिट to say that for destruction ice is also great and would suffice। देखिए बच्चों, क्या बोला है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, मतलब लेकिन अगर दुनिया को 2 बार अंत होना पड़े, मतलब दुनिया का अगर अंत 2 बार हो, ठीक है। पेरिश का मतलब अंत, मतलब पोएट इमेजिन करते हैं कि यदि दुनिया को दूसरी बार भी नष्ट होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मुझे नफ़रत के बारे में भी काफ़ी अनुभव है। इस वाले ऊपर वाले पैराग्राफ में पोएट को फायर के बारे में भी काफ़ी अनुभव था, और इस वाले में भी पोएट बोल रहा है कि मुझे नफ़रत, आइस रूपी नफ़रत के बारे में भी काफ़ी अनुभव है। तो टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, इसीलिए मैं कहता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ़ भी यानी आइस यानी कि नफ़रत और ठंडापन भी काफ़ी है। इज़ ऑल्सो ग्रेट, बहुत शक्तिशाली है। नफ़रत भी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखती है, जैसे कि गुस्सा या फायर रखता है। एंड वुड सफाइस, और वही केवल विनाश के लिए काफ़ी है। सफाइस मतलब इनफ है। मतलब कि पोएट का कहने का ये मतलब है, चाहे लालच यानी कि फायर हो या नफ़रत जिसका सिम्बलाइजेशन आइस से किया गया है यहाँ पे, दोनों ही मनुष्य यानी हमारे लिए और दुनिया की बर्बादी के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, तो ये था आप लोग का पोएम जो मैंने आप लोग को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया। अब मैं इसकी समरी को पढ़ाती हूँ। The poem Fire and Ice by Robert Frost is about the possible end of the world। जो पोएम है रॉबर्ट फ्रोस्ट की फायर एंड आइस, ये कैसे दुनिया का अंत हो सकता है उस बारे में है। सम पीपल बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों को लगता है कि ये दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी।
while others believe it will end in ice. और कुछ लोगों को लगता है बर्फ से. The poet uses fire as a symbol of desire, greed and uncontrolled passion. जो poet है वो यूज़ करता है fire को एज अ सिंबल इच्छा, डिज़ायर, लोभ और अनकंट्रोल्ड पैशंस, और आइस को एज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड, नफरत, क्रुएल्टी, अत्यधिक क्रूरपन और कोल्डनेस, ठंडापन, मतलब कि इनडिफरेंस. ठीक है. उसके बाद है द पोएट सेज दैट फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ह्यूमन डिज़ायर्स आर पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. मतलब अत्यधिक इच्छाएं, जैसे किसी के पास आईफोन है और आपके पापा की उतनी ज़्यादा अच्छी अर्निंग नहीं है कि आप लोग को आपको आईफोन दिला पाए, लेकिन आप लोग क्या करोगे कि नहीं मेरे दोस्त के पास है मुझे भी चाहिए, तो आप लोग ज़बरदस्ती अपने पापा को मजबूर करोगे लेने के लिए, नहीं तो फोर्स करोगे मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगी. तो आपके पापा किसी भी तरह से सही तरीके गलत तरीके से हो सकता है आप लोग को दिला दे. लेकिन बच्चों क्या यह सही होगा? यानी कि आपकी अत्यधिक इच्छा के कारण आपके पापा को हो सकता है गलत काम करके भी आपको आईफोन दिलाना पड़े, तो जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा. और ऐसे करते करते एक गलत काम के बाद दूसरा गलत काम, तीसरा गलत काम, ऐसे करते करते ही दुनिया का अंत हो जाएगा. इसीलिए अत्यधिक इच्छाएं अच्छी नहीं होती. सो ही एग्रीज दैट फायर कुड ब्रिंग अबाउट इट्स एंड. However, if the world had to end a second time, he believes that ice representing hatred, जो hatred को बताता है, would also be powerful enough to destroy it. तो अगर दूसरी बार दुनिया बर्बाद होने को हो, तो आइस जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नफ़रत को, वो भी काफ़ी है इसको बर्बाद करने के लिए. ठीक है. थोड़ी सी बात पे झगड़ा हो गया तो बस इसने उसको मार डाला, इसने उसका मर्डर कर दिया. ये नहीं कि बात करके सुलझा दे, बस थोड़ा सा ये झगड़ा हुआ, इतना ज़्यादा नफरत हो गया कि सालों साल तक बात नहीं हुई. हो सकता है उसके घर में कोई मर भी गया तो आप लोग देखना ना जाए, तो इंसानियत तो मर गई यहीं पे. ठीक है. तो यही बता रहा है. तो द पोएम गिव्स द मैसेज दैट बोथ uncontrolled desire and hatred are equally dangerous and can lead to destruction. Therefore, people should control their emotions and live with love, kindness and understanding. तो लोगों को दोनों अगर अत्यधिक हो जाए, लालच और नफरत, तो इक्वली डेंजरस है दुनिया के लिए और डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं. तो लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करे, प्यार के साथ रहे, दया भाव के साथ रहे और समझदारी के साथ रहे. कितनी सुंदर कविता है बच्चों. 9 लाइन की कविता है, लेकिन आजकल के दुनिया से पूरा रिलेटेबल है. और पोएट ने जानबूझकर सिंपल वर्ड्स का यूज़ करके हमें ये पोएम बताया ताकि हम लोग इसको पढ़ें और इसको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना सीखें. चलिए आइए देखते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस ऑफ फायर एंड आइस. सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? जब दो वर्ड्स सेम लेटर से हो. फॉर एग्जाम्पल देखिए सम से क्या है? एस साउंड. ठीक है. नेक्स्ट है एनाफोरा. रिपीटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स को बोलते हैं एनाफोरा. जैसे सम से है ना यहाँ पे पोएम में, ये जो सम से. ठीक है. एनाफोरा बोलता है इसको. इंजैपमेंट. इसी तरह मैंने बच्चों वो जो अ डस्ट ऑफ स्नो पढ़ाया है, लेटर टू गॉड पढ़ाया है, इसी तरह मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन किया है, पोएटिक डिवाइसेस के डेफिनेशन बताया है, एग्जाम्पल्स दिए हैं. आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा. एंजॉयमेंट मतलब जब हम लोग एक लाइन से दूसरे लाइन में चले जाएं और कोई भी पंचुएशन ना ले, वो एंजॉयमेंट कहलाता है. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. देखिए यहाँ पे एक लाइन से दूसरा लाइन पे गया है. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर. यहाँ डिज़ायर के बाद कोई पंचुएशन नहीं है, डायरेक्ट सेकेंड लाइन में चले गए हम लोग, तो इसीलिए ये क्या है? एंजॉयमेंट. नेक्स्ट क्या है? एंजॉयमेंट के बाद है सिम्बॉलिज्म. यहाँ पे तो जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया, फायर डिज़ायर, ग्रीड और अनकंट्रोल्ड पैशन का सिंबल के हिसाब से यहाँ पे यूज़ किया गया. और आइस को हेट्रेड, कोल्डनेस और इनडिफरेंस के तौर पे यूज़ किया गया है. मेटाफॉर क्या होता है? फायर एंड आइस आर यूज्ड एज मेटाफॉर्स फॉर ह्यूमन इमोशंस, नॉट लिटरल फायर एंड आइस. एक्चुअली फायर एंड आइस यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस को बता रहे हैं. लिटरली यहाँ पे फायर एंड आइस का कोई काम मतलब कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है, लेकिन फायर एंड आइस के थ्रू एज अ मेटाफॉर पोएट हैज़ यूज्ड हियर टू शो द ह्यूमन इमोशंस. एंटीथेसिस. एंटी मतलब ऑपोजिट. जो जब दो ऑपोजिट आइडियाज सेम जगह पर आए तो उसको बोलते हैं एंटीथेसिस. यहाँ पे फायर और आइस देखिए दो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के.
एक साथ आए हैं और अपोजिट आइडियाज प्लेस टुगेदर टू हाईलाइट कॉन्ट्रास्ट, ताकि डिफरेंस को बता पाए। इमेजरी, द पोएम क्रिएट्स इमेजेस ऑफ द वर्ल्ड एंडिंग इन फायर एंड आइस। पोएट ने जानबूझकर इन दो सिंपल चीज़ों को लिया है, आग और बर्फ़ को, ताकि इस चीज़ को उससे सिंबलाइज करके वो हमें बता सके और चीज़ों को सिंपली हम तक ला सके। ओके, अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। थिंक अबाउट द पोएम, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? Okay, तो बच्चों देखिए, जो मेनली समझना था मैंने आप लोग को समझा दिया। अब बस आप लोग आंसर्स देखते रहो, जो मैं पढ़ रही हूँ आप लोग के लिए, आप लोग समझ जाओगे। एनीथिंग दैट हैज़ अ बिगनिंग विल हैव एन एंड, ठीक है। वन हु इज़ बॉर्न विल सर्टेनली डाई। दिस इज़ ट्रू अबाउट दिस वर्ल्ड टू। इफ़ द सन गॉट so hot that it burst, the whole of the earth would perish immediately, as no part of the earth can bear the heat of that intensity. But if the sun becomes colder and colder, again everything would come to an end, as the sunlight gives birth to life in the world. मतलब अगर कोई चीज़, कोई भी जीवन यहाँ पे आया है तो उसका अंत ज़रूर होगा, ठीक है। ये हमारे दुनिया के लिए भी यही रूल है कि जो आया है उसको जाना पड़ेगा। यानी कि सन अगर इतना गर्म हो जाए तो वो सब कुछ अपनी गर्मी से, अपनी ताप से सब कुछ बर्बाद कर देगा, और अगर ठंडा होने पे आ जाए तो हमारे अर्थ में कोई लाइफ ही नहीं बचेगी, क्योंकि सनलाइट से हमारा लाइफ क्या होता है, लाइट होता है। इसीलिए दोनों ही केस में ज़्यादा अगर हो जाए तो सही नहीं होगा। फ्रॉम फॉर फर्स्ट वर्ड टू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हेयर आर सम आइडियाज़। कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं बच्चों, आप लोग को इनको लिस्ट आउट करना है, किसको आप लोग फायर में रखोगे और किसको आइस में। तो फायर में ग्रीड और एवराइस आएगा, आइस में लस्ट, फिर क्रुएल्टी फायर में, आइस में इंसेंसिटिविटी, फिर कन्फ्लिक्ट, फिर कोल्डनेस, फरी, इंडिफरेंस, इंटॉलरेंस, हेट्रेड, रिजिडिटी। अच्छा, राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम तो पता ही होगा बच्चों, जब लास्ट के वर्ड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं उनको बोलते हैं राइमिंग स्कीम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ये जो है फायर, आइस, डिज़ायर, फायर। अब देखिए कौन से वर्ड राइम करे एक साथ। फायर, चलिए इसको हम लोग फायर को ए नाम दे देते हैं, ए, ओके। अच्छा, फायर के साथ आइस का कोई मेल नहीं है, इसलिए आइस को बी दे देते हैं। लेकिन फायर, डिज़ायर, इन दोनों का तो सेम है सुनने में, तो ये भी ए दीजिए, और फिर फायर, तो ये भी ए। तो इन 4 लाइन्स का क्या राइमिंग स्कीम आया? ए बी ए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, फिर ट्वाइस, देखिए यहाँ पे हम आइस और ट्वाइस मिल रहे हैं ना, तो हमने यहाँ आइस को बी दिया तो ट्वाइस को भी बी दे देते हैं। अच्छा, ये हेट, ये अलग वर्ड है तो इसको सी रखते हैं। फिर ट्वाइस के साथ आइस मिल रहा है तो फिर इसको बी देते हैं। अच्छा, इस हेट के साथ ग्रेट मिल रहा है तो इसको सी, और सफाइस फिर आइस के साथ हो रहा है तो बी। तो फिर इसके लिए राइमिंग स्कीम क्या आया? बी सी बी सी बी। तो टोटल जो हमारा राइमिंग स्कीम आया 9 लाइन्स का, वो आया ए बी ए, और फिर ए नहीं, उसके बाद आया, हाँ, उसके बाद आया 1 मिनट, ए बी ए, हाँ, और बी सी बी, ठीक है। अगर आप लोग नहीं समझ पाए हो, ऐसे तो समझ जाओगे, लेकिन फिर भी एक बार फिर सुन लेना, समझ में आ जाएगा। तो क्या आया राइमिंग स्कीम? देखिए वही है, ए बी ए, फिर बी सी बी, ठीक है। तो ये था हमारा राइमिंग स्कीम आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम? ओके, देयर आर 2 कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम. According to the poet, fire and ice are the 2 probable causes of destruction. Fire stands for desire while ice stands for hatred. Through the rhyming scheme, the poet effectively highlights the contrast between these 2 destructive human emotions and communicates his message clearly. तो पोइट ने जानबूझ के 2 कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ फायर और आइस को यूज़ किया है. फायर को उन्होंने डिज़ायर का सिंबलाइजेशन दिया है और आइस को नफ़रत यानी हेट्रेड का. राइमिंग स्कीम का यूज़ करके पोएट इस पोएम को इफ़ेक्टिव बना रहा है ताकि ह्यूमन बीइंग समझ सके कि कैसे ये 2 डिस्ट्रक्टिव इमोशंस हैं और कैसे
ये दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, और इस तरह उन्होंने अपने आइडिया को ईजिली कम्युनिकेट किया है हम तक. Reference to context. Read the following stanza carefully and answer the following questions. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Which two statements correctly interrupt the poet's view in the given lines? तो मैं इतना ऑप्शंस पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, डायरेक्ट मैं आंसर पे आती हूँ. 2 and 4 जो कि है ऑप्शन नंबर 3. क्या है? 2 में ice represents coldness, hatred and emotional indifference leading to destruction. 4 क्या है? Fire symbolizes uncontrolled desire that can destroy the world. बिल्कुल सही. What does the phrase I have tasted of desire suggest? The phrase suggests the poet's personal experience of desire, showing that he understands its intensity and destructive power, which makes him believe that fire can bring about the world's end. यहाँ पे पोएट, जैसे कि मैंने आप लोगों को पोएम में समझाया था कि पोएट यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि कैसे एक्सेसिव डिज़ायर एक डिस्ट्रक्टिव पावर बन सकती है, और वो बिलीव करते हैं कि इतना ज़्यादा एक्सेसिव डिज़ायर इस दुनिया को बर्बाद कर सकती है. Fill in the blank with a phrase to suitably complete the following sentence by saying some say the world will end in fire, some say in ice. The poet suggests that extreme human emotions like desire and hatred can equally lead to destruction. What does the poet imply by referring to the fire and ice? By referring to fire and ice, the poet implies human emotions, fire symbolizing desire and greed, and ice symbolizing hatred and indifference, both capable of causing destruction. एक ही बात है बच्चों, बस क्वेश्चंस घुमा के दिए गए हैं. आप लोग अगर एक बार रीड कर लोगे तो आप लोग खुद से आंसर बना के लिख पाओगे. Read the following stanza carefully and answer the following questions. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. What does the phrase I know enough of hate suggest? The phrase suggests the poet's understanding of hatred through experience, showing that hatred can be equally destructive and capable of ending the world, just like desire symbolized by the fire. Okay. Fill in the blank with a phrase to suitably complete the following sentence. The poet states that the ice would suffice for destruction, suggesting that hatred alone is enough to destroy the world. What idea of the poet is conveyed through the reference to ice? Through ice, the poet conveys that cold emotions like hate, cruelty and indifference may appear passive but are strong enough to cause complete destruction of human relations and the world. ठीक है. Which two statements correctly reflect the poet's ideas in the stanza? The right option is 2 and 4. That is option number 4, I think. Yeah. Ice symbolizes hatred, that is slow but powerful enough to destroy the world. धीरे धीरे नफरत बर्बाद कर देगी दुनिया को अगर इसको सही से कंट्रोल ना किया जाए. और 4 क्या है? The poet believes destruction can happen more than once due to different human emotions. क्योंकि हो सकता है कुछ फायर के बाद, फायर यानी लालच के पास कुछ दुनिया बच भी जाए, लेकिन बाकी की दुनिया नफरत से फिर दोबारा मर ही जाएगी. What message does the poet wish to convey through the poem Fire and Ice? The poet presents two possibilities about the end of world. It will either due to fire or ice. He prefers the first as he believes the world will end in fire, but ice will not also go away. What do fire and ice symbolize? एक ही बात है. Fire stands for conflict, fury, indifference, और ice stands for greed, avarice, indifference, hatred. Long type questions. It is a Hobson's choice that the poet faces in the poem Fire and Ice. Illustrate this thought with the help of the examples from the poem. The poem talks about the end of the world by fire, which symbolizes greed in humanity. Others feel that the end will come about by ice, which symbolizes hate. Thus humanity faces a choice which is really no choice. Hobson's choice बच्चों एक फ्रेज है, मतलब एक्चुअली जब ये फ्रेज दिया जाता है, बोला जाता है किसी के लिए, यूज़ किया जाता है. हॉब्सन्स चॉइस मतलब एक्चुअली कोई चॉइस ही नहीं है, जो है उसको आपको करना ही पड़ेगा. वही है कि दुनिया बर्बाद होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है. Because the end result is destruction in both cases. The choices are illustrated on a personal level, as both of them affect individual destruction equally. The poet uses tight and clipped method of presenting the choices to emphasize the importance of his message of there being no alternatives. The theme of the poem based on destruction through greed and hatred illustrates the proverb Hobson's choice, which gives the poem a profound and meaningful undercurrent. तो देखिए बच्चों,
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगर आप लोग ये देख लेते हो वीडियो तो ये ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, क्योंकि हर एक लाइन को मैंने अच्छे से पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है, पोएटिक डिवाइसेस करवाए हैं, समरी करवाया है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो बच्चों ये था आज के लिए, आपके लिए ये मेरा समझाया गया पोएम। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मैंने अ लेटर टू गॉड अ डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा दिया है, इसी तरह अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया है। आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखें और इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।